नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। साथियों, हम हाजिर हैं हर रोज की तरह अपने समय पर। उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने समय पर हाजिर होंगे। साथियों, आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था और इस दौरान कुछ बड़ी घटनाएं घटी हैं जो नामांकन वापस हुए हैं। कुछ बड़े नामांकन वापस हुए हैं। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से बड़े नामांकन वापस हुए और कौन कौन सी सीटों को ये इम्पैक्ट डाल सकते हैं, इसके लिए चलते हैं पहले अमित जी के पास। अमित जी बताएंगे कहां कहां पर नामांकन जो है मुख्य रूप से वापस हुए। जो अगर हम नामांकन की बात करें, अभी जो है आज जो है 141 जो है नामांकन टोल जो है वापस लिए गए आज। जब प्रमुख की बात करें, एक तो अंबाला सीट जो विधानसभा सीट है, कांग्रेस के बागी हिम्मत सिंह ने अपना नामांकन वापस लिया। और बावल सीट से जेजेपी प्रत्याशी रामेश्वर दयाल, जो कि 2009 में यहाँ से विधायक भी बने थे, बावल सीट से, उन्होंने भी अपना जो है नामांकन वापस लिया। और मेजर अटेली से जो सबसे बड़ा बूस्ट आरती राव को मिल रहा है, वो है अटेली संतोष यादव। उन्होंने जो है, जो बीजेपी की बागी थी, उन्होंने भी अपना नामांकन वापस लिया है। और सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार रोहतास डांगरा, उन्होंने भी अपना जो है नामांकन जो है वापस लिया और हलोपा उम्मीदवार कांडा को अपना समर्थन दिया है बीजेपी ने। और इंद्री से राजकुमार सैनी ने अपना जो है नामांकन वापस लिया है। भवानी खेड़ा से 3 बार विधायक रहे रामकिशन फौजी ने भी, जो कांग्रेस के बागी थे, उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। और सोनीपत सीट से बीजेपी के बागी राजीव जैन ने भी अपना नामांकन वापस लिया है। रतिया से मंजू बाजीगर, जो पिछले विधानसभा चुनाव में ठीक ठाक वोट लिए थे, जेजेपी उम्मीदवार थे, उन्होंने भी अपना नामांकन वापस लिया रतिया विधानसभा सीट। और पेवा से इनेलो के बागी और पूर्व मंत्री जसविंदर संधू के बेटे गगन जोत संधू ने भी अपना जो है नामांकन वापस लिया है। और नारनौल सीट से भारती सैनी जो है, जो जिसे सैनी समाज की तरफ से खड़ा किया था, काफी मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे थे, उन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया नारनौल विधानसभा से। और पटौदी से सुधीर चौधरी ने, जो कांग्रेस के बागी थे, उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया। झज्जर से जो कांग्रेस के बागी संजीत कबलाना ने भी अपना नामांकन वापस लिया है। और सोहना से शहीद डॉक्टर शमसुद्दीन, जो पिछली बार कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े थे, उन्होंने भी अपना नामांकन जो है वापस लिया। जी, तो अमित जी ने बताया कि कितने इंपॉर्टेंट लोगों ने अपना नामांकन वापस लिया है। जो लेटेस्ट लिस्ट है कितने लोगों ने अपना नामांकन वापस लिया, वो 141 से बढ़ के 163 हो चुकी है। तो 163 लोग जो हैं वो अपना नामांकन वापस ले चुके हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके नाम बाद में आए हों, तो वो आप तक ना पहुंचे हों, तो वो जैसे जैसे बातचीत होगी हम आपको बताते रहेंगे। प्रेम जी के पास चलते हैं। प्रेम जी, किन किन को आप इंपॉर्टेंट मानते हैं जिनके नामांकन वापस लेने से विधानसभा की उस सीट पर समीकरण बदल सकते हैं? देखिए कमल जी, नामांकन वापस लेना या वापस करवाना, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की मजबूरी भी रहती है जी। जब टिकट के लिए आवेदन मांगे जाते हैं तो बहुत सारे लोग आवेदन उस टिकट के लिए करते हैं और एक सीट पे एक ही प्रत्याशी एक पार्टी का हो सकता है, अधिकृत प्रत्याशी। बहुत जगह पार्टियां ये भी करती हैं कि अगर उनके धड़ेबंदी जैसे है, वहां उनके मनपसंद प्रत्याशी नहीं आया तो जानबूझ करके किसी ऐसे व्यक्ति को वहां निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया जाता है जो परिणाम को प्रभावित कर सके। ऐसी हरियाणा की बहुत सारी विधानसभा क्षेत्र हैं। और आज आपने कहा कि किन किन इम्पोर्टेंट लोगों ने नाम वापस लिया, तो इसमें सबसे पहले तो और सबसे चौंकाने वाला नाम तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना कैंडिडेट वापस लेना पड़ा सिरसा का। सिरसा में पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी का खाता पूरे जिले में नहीं खुला था और इस बार भी उन्होंने अपने प्रत्याशी वापस ले लिए, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी की निशानी मैं तो इसे कहूंगा। और कहीं ना कहीं कांडा बंधुओं के आगे या जो सरेंडर करने की बात है, वो चीज प्रमुख रूप से आज वहां कही जा रही है। ऐसा नहीं है कि केवल वहां हुआ है, कांडा जी का जो प्रत्याशी कालावाड़ी में था उसने भी नाम वापस लिया है। कहीं ना कहीं ये कंडीशनल था कि आप यहाँ ले लो, हम यहाँ ले लेंगे, तो नाम वापसी का ये प्रक्रिया भी चलती है कि सौदेबाजी जिसको बोलते हैं, वो सौदेबाजी भी चुनाव में होती है। प्रमुख नाम अगर आप देखते हैं तो नलवा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने नाम वापस लिया है। अम्बाला शहर में
पूर्व विधायक जसबीर मल्होर ने नाम वापस लिया है। और सोनीपत में राजीव जैन जो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार भी रहे हैं, अनेक पदों पे रहे हैं सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के बागी थे, उन्होंने भी नाम वापस लिया है। सैनी समाज नारनौल की ओर से एक प्रत्याशी को उतारा गया था। कल मुख्यमंत्री जी ने वहां 3 घंटे लगाए और उन्होंने भी अपना नाम वापस लिया। एक और चौंकाने वाला नाम संपत सिंह का नाम अभी इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में नहीं आया है, हो सकता है बाद में आ जाए, लेकिन अभी तक नहीं आया। एक समाचार है, मैं तो अभी तक तो उसकी पुष्टि जब तक आधिकारिक रूप से ना हो तो मैं आपको नहीं, अभी तक नहीं है जी। नलवा का। एक और नाम है राजकुमार सैनी, जिनकी अपनी पार्टी थी लोक सुरक्षा पार्टी, उन्होंने इंद्री से नामांकन किया था, उन्होंने भी अपना नाम वापस लिया है। और जिस क्षेत्र का हम बार बार जिक्र करते हैं, जहां सबसे ज्यादा और सबसे प्रभावी निर्दलीय है, पुंडरी निर्वाचन क्षेत्र में ना तो भारतीय जनता पार्टी के किसी असंतुष्ट ने वापस लिया और ना ही कांग्रेस के असंतुष्ट ने नाम वापस लिया। वहां निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने वाले, अब चाहे वो सतवीर भाना हो, चाहे वो रणधीर सिंह गोलन हो, वो अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। हो सकता है कांग्रेस की एक प्रत्याशी ने वहां नाम वापस लिया है, सुनीता बातन ने। हाँ जी, कांग्रेस की एक बागी है सुनीता बातन, उन्होंने भी पर्चा भरा था, उन्होंने अपना सुनीता बातान उन्होंने है वापस, उन्होंने वापस ले लिया। जो प्रमुख नाम है, आपने प्रमुख नाम का जिक्र किया, उसमें दिनेश कौशिक भारतीय जनता पार्टी के हैं और सतवीर भाना कांग्रेस के। अगर प्रभावशाली व्यक्तियों की आपने बात की थी, किन प्रभावी नामों ने, ऐसे तो आपने गिनती कर दी, 150 से ज्यादा लोग अब तक हो चुके। आप जिन 20 लोगों को फिगर मानते हो, उन लोगों के नामांकन वापसी का ही जिक्र किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सबसे प्रभावी बागी अगर आप कहेंगे तो सावित्री जिंदल ने नाम वापस नहीं लिया है, हालांकि बहुत दबाव था। और इसी प्रकार से आपने जिक्र किया कि गगनजोत संधू ने नाम वापस लिया है। गगनजोत संधू को पार्टी पहले ही उनका मना कर चुके थे कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने नामांकन किया था। उसके बाद पार्टी ने भी उनको मनाने का प्रयास किया और उनके पिताजी के घनिष्ठ मित्र को वहां टिकट दी गई है, बलदेव सिंह वड़ैच। हो सकता है उनका पारिवारिक कोई समझौता या किसी स्थिति ऐसी रही हो, और उनके बड़े भाई भी वहां प्रत्याशी है। अभी हो सकता है कि उन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया। और जसतेज सिंह, जसविंदर सिंह संधू जी के दोनों बेटों ने नामांकन किया था। एक कांग्रेस की टिकट चाहते, दूसरे इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट चाहते थे, दोनों को टिकट नहीं मिला था। तो उसमें से आपने एक की पुष्टि कर दी, दूसरे का भी समाचार शायद वो लेट हुआ हो या नहीं हुआ है, उसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है। बाकी तो अब अगर आप देखेंगे चुनाव में खड़े प्रत्याशियों में अभी तक भी चल रहा है, जो नामांकन वापस नहीं भी ले पाए उन लोगों को भी मनाया जाएगा। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक दल कोशिश करते हैं कि मुख्य धारा के प्रत्याशियों को छोड़ करके बाकी लोगों पे कहीं ना कहीं वो इस तरह का जोर आजमाइश भी चलती है, और कुछ लोग समय पे मिलते नहीं है। नामांकन वापस लेने का अंतिम समय 3 बजे तक था और अब तक शायद अपलोड हो गया होगा सभी विधानसभा क्षेत्रों का। आपके पास ज्यादा जानकारी हो सकती है, क्योंकि मैं आज कहीं व्यस्त था और मैं उसको डाउनलोड नहीं कर पाया। तो अमित जी ने जसतेज सिंह ने आपने बताया, उन्होंने भी नामांकन वापस ले लिया है जी। चलते हैं विनोद जी के पास। विनोद जी, मेरे हिसाब से मुश्किल से 3-3, 4-4 बागियों ने, दोनों पार्टियों में जो बड़ी पार्टियां हैं, जो इम्पोर्टेंट नाम है, उन्होंने अपने नाम वापस लिए हैं। 60-65 जो बागी हैं वो अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। आप क्या कहेंगे, आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, हमें चर्चा उन्हीं पे केंद्रित करनी है जो वोटों पे असर डाल सकते थे, किसी पार्टी के भी वोटों पे। तो एक तो मैं पहले उनका जिक्र कर देता हूं जो असर डाल सकते थे, उसका नफा नुकसान किसको हुआ है। जैसे अंबाला शहर से 2 बागी जो है विड्रॉ हुए हैं, हिम्मत सिंह और आपके जसबीर मल्होर। जसबीर मल्होर एमएलए भी रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में ठीक ठाक प्रभाव रखते हैं। निर्मल सिंह का और उनका वोटर जो है वो आपस में जुड़ा हुआ वोटर है। तो यहाँ पे कांग्रेस को फायदा है। और संतोष यादव
ने अटेली से वापस लिया, तो एक वीआईपी सीट जो है राविंदरजीत सिंह की बेटी आरती राव, उनको काफी फायदा है। वीआईपी सीट उनकी क्लियर हो गई समझो। और एक सोना से मुस्लिम वोटों का बंटवारा ना हो, तो कांग्रेस के पक्ष में डॉक्टर शमसुद्दीन का विड्रॉवल हुआ है, ये भी मैटर करता है। रतिया से 2 विड्रॉवल हुए, मंजू बाजीगर और बीबी इंदौरा, ये बीजेपी को फायदा होता है यहाँ पे। और आपके पेवा से गगनजोत संधू के विड्रॉवल से इनेलो को जितना लाभ होगा, लेकिन इससे मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है फायदे में रहेगी। सुधीर चौधरी पटौदी से विड्रॉ जरूर हुए, लेकिन यहाँ वोटों के रूप में कांग्रेस को फायदा नहीं होगा, देखने के लिए हो सकता है। बुआनी खेड़ा से राम किशन फौजी विड्रॉ हुए हैं, नेचुरली वो कांग्रेस को फायदा होगा। राजकुमार सैनी इंद्री से विड्रॉ हुए हैं, ये बीजेपी को फायदा होगा। राजीव जैन सोनीपत से विड्रॉ हुए हैं, ये बीजेपी को फायदा होगा। संजीत कबलाना, वशिष्ठ गोयल, मुझे नहीं लगता कि ये इतने पावरफुल कैंडिडेट विड्रॉवल है कि कोई बहुत ज्यादा वोटों का किसी को असर डाल सके। लेकिन जो सबसे बड़ी घटना हुई है वो सिरसा में हो गई। बीजेपी जो लोगों से अपना कैंडिडेट विड्रॉ करने के लिए जानी जाती है, ये हरियाणा में पहली घटना है कि बीजेपी ने लास्ट मिनट में ही तो कैंडिडेट फाइनल किया और अपना कैंडिडेट विड्रॉ भी कर लिया, जबकि उनकी पहले से ही बात चल रही थी। मुख्यमंत्री नायब सैनी जब गए थे गोपाल कांडा के घर, तो वो बोल के आए थे कि भी गोपाल कांडा एनडीए के हिस्सेदार है। अब दबाव की प्रैक्टिस चलती रही काफी टाइम तक, क्योंकि जब अलायंस नहीं हुआ था फाइनल, तो गोपाल कांडा 15 सीट, 5 सीट, 10 सीट, 4 सीट की बात कर रहे थे। उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये अपने बड़े बड़े पार्टनर को मुंडी मरोड़ के छोटा कर देती है। आप तो छोटे पार्टनर हो, तो आपकी मुंडी कैसे बढ़ने देगी बीजेपी। तो बीजेपी ने गोपाल के साथ ये खेल किया भी इसलिए, लास्ट मिनट तक उनको अटकाए रखा ताकि अपनी सीटों की डिमांड बंद कर दे। अदरवाइज बीजेपी सीट मिली उनको, नहीं, वो पहले ही छोड़ सकती थी बीजेपी, लेकिन बीजेपी की मजबूरी थी कि उनको एक पत्ता दिखाना था। पत्ता तो कोई दूसरा दिखाया है, अदरवाइज वो मानने वाले आदमी नहीं है। पत्ता कोई दूसरा दिखाया है, लेकिन एक पत्ता दिखाया। पर इसमें एक घटना और बड़ी हो गई कि 3 दिन पहले वहां एक लोकल अलायंस हुआ था, इंडियन नेशनल लोकदल, गोपाल कांडा की पार्टी, हलोपा और बीएसपी तो पहले से है ही। उससे क्या हुआ था कि स्पिन जो है, गेंद की स्पिन इस तरह से हो गई थी कि अब पूरे जिले में मुकाबला इनेलो वर्सेस कांग्रेस रह जाएगा। तो उससे इनेलो को जो फायदा होगा उसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। लेकिन ये बॉल जो है ये दोबारा स्पिन हो गई। अब इस स्पिन से क्या होगा कि इंडियन नेशनल लोकदल ने जो अपनी एक प्रोटेक्शन चार्ट बनाया था रानिया के लिए, इलाहाबाद के लिए, ये 2 ही सीटों का मेन खेल है, इनके लिए जो एक प्रोटेक्शन चार्ट बनाया था वो चार्ट अब वापस डिस्टर्ब हो गया। पर अब लोग तुलना कर रहे हैं कि भी गोपाल कांडा के पक्ष में बीजेपी की विड्रॉवल से गोपाल को फायदा होगा या नुकसान होगा। अब इसका विश्लेषण ये है कि गोपाल को विड्रॉवल से जितना फायदा होगा, इनेलो से अगर रिश्ता टूट जाता है, जिसकी पूरी संभावना है, क्योंकि अभय सिंह सुना है काफी नाराज हुए हैं और उन्होंने गोपाल से शिकवा भी किया कि ये गलत हो गया। लेकिन अगर ये टूट जाता है, मान लो क्रैक आ जाता है, तो जो गोपाल को गांव में, सिरसा के गांव में जो फायदा होना था वो फायदा नहीं होगा। अब उसमें वापस बैकआउट हो जाएगा, जो किसान लॉबी है वो बैकआउट कर जाएगी। और एक बात और है कि इनेलो ही एक ऐसी पार्टी है जो वोट ट्रांसफर की हिम्मत रखती है, उसके पास जो भी हो। अगर वो अपने वोटर को कह देती है भी वोट कुएं में डालना है, तो उसका जो कट्टर वोटर है वो वोट कुएं में डाल देता है। तो गोपाल को पक्का वोट पड़ना ही था, 31 गांव है सिरसा के, लेकिन ये क्रैक आने से वो वोट उसको शायद ना मिले। एक बड़ा चेंज हुआ है। दूसरा एक चेंज और है जिसपे हम चर्चा ये कर सकते हैं कि भी जो इंपॉर्टेंट विड्रॉ नहीं हुए, जैसे चित्रा सरवारा इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है, अगर वो विड्रॉ नहीं हुई है तो उसके 2 ही कारण है कि कांग्रेस का एक धड़ा चाहता है कि चित्रा सरवारा जो है वो अनिल विज को हराए एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, कांग्रेस सिंबल नहीं आना चाहिए। तो वो विड्रॉ नहीं हुआ।
और दूसरा, बेशक प्रेमचंद जी ने कहा कि संपत सिंह ने विड्रॉ कर लिया है, हो सकता है इनके पास पक्की सूचना या कच्ची है, लेकिन हम तो डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। चुनाव आयोग की साइट पे उनका विड्रॉवल नहीं आया है। और मैं थोड़ा सा मानता भी हूं कि संपत सिंह बहुत ही मैच्योर नेता है। अगर उन्होंने विड्रॉ करना होता तो वो फॉर्म भरते ही नहीं, क्योंकि वो तो राजनीति की एक बड़ी लंबी पारी खेल के आए जी। तो ऐसे कच्चे पक्के आदमी नहीं है, नंबर 1। बिल्कुल। दूसरा ये कि अगर उन्होंने विड्रॉ नहीं किया है तो यहाँ पे कांग्रेस को नुकसान है। कांग्रेस को इसलिए नुकसान है कि संपत सिंह के पास एक अपना धड़ा है। पहले उनका धड़ा बड़ा होता था, अब उम्र के हिसाब से थोड़ा आदमी डिस्कनेक्ट हो जाता है तो धड़ा छोटा हो गया होगा, लेकिन उनके पास अपना एक पॉकेट है, तो वो कांग्रेस को शायद नुकसान कर दे, पक्का नहीं कह सकता मैं। और अभी एक बार दोबारा इसकी पुष्टि भी होगी कि अपडेट क्यों नहीं हुआ, वाकई उन्होंने विड्रॉ किया या नहीं किया, पर हम तो यही मान के चलेंगे कि अगर वो विड्रॉवल नहीं हुआ तो कांग्रेस यहाँ फायदा नहीं उठा पाएगी। कांग्रेस को फायदा होगा अंबाला शहर में, सोना में, जो मेन फायदा होगा जिसको कह सकते हैं। इंद्री वाला फायदा डेफिनेटली बीजेपी को जाएगा, और गगनजोत संधू वाला फायदा कांग्रेस को जाएगा। गुरतेज ने भी कर दिया है, दोनों भाइयों ने कर दिया है विड्रॉ। हाँ, उसका फायदा कांग्रेस को होगा, उसका रीजन है। और अभी आप जो पुंडरी डिस्कस कर रहे थे, पुंडरी सीट तो दोबारा वापस वही खिचड़ी सीट हो गई है। अभी 5-7 दिन ये कहना मुश्किल होगा कि भाई ये सीट कौन निकालेगा। इतने इम्पोर्टेंट, दिनेश कौशिक भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये सीट तो वही 16, 17, 18%, 20% वाले गेड़ में ना चली जाए, ये देखना पड़ेगा। जी। तो अगली बात कर लेते हैं। अभी भी बहुत सारे जो बागी हैं वो बचे हुए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट सीट्स के ऊपर बचे हुए हैं। कुछ इंडिपेंडेंट के रूप में, कुछ ने बीजेपी कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टियां भी ज्वाइन की हैं। तो प्रेम जी कौन जी दो तरह के बागी होते हैं जी। 2 तरह के बागी होते हैं। एक बागी खड़े किए जाते हैं और एक बागी खड़े हो जाते हैं। अब चित्रा सरवारा को आप उस तरह का बागी नहीं मानोगे। चित्रा सरवारा सपोर्टेड बागी है, इंटरेस्ट है उसको खड़ा करके रखने में, नंबर 1। स्वित्री जिंदल को खड़ा रखने में फायदा है बीजेपी को। कैसे फायदा है? डॉक्टर कमल गुप्ता इतने सीनियर नेता हैं संघ के, और सारी बातें उनके खिलाफ जितनी मर्जी कोई कह दे बात, उनकी टिकट काटना मुश्किल था, और सीट कांग्रेस को ना चली जाए इसलिए स्वित्री जिंदल को खड़ा रखना जरूरी था। तो वो तो विड्रॉवल होना ही नहीं था। अब अल्टीमेटली क्या होगा कि मान लो कांग्रेस का भी कैंडिडेट आ गया, बीजेपी का कैंडिडेट भी आ गया, स्वित्री जिंदल भी आ गई, तो स्वित्री जिंदल को हैवी वेट कैंडिडेट माना जाएगा, और 99% ये भी माना जाएगा कि ये जीतेंगी। तो एक इंडिपेंडेंट बीजेपी ने पैदा कर लिया ना। जी। ऐसा बहुत सारी सीटों पर हो सकता है। तो अब हम इस तरफ चलेंगे कि कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं जो कि चुनाव को 3 तरफा बनाएंगे और किसी ना किसी पार्टी को नुकसान करेंगे। अगर आप कहें तो मैं सीटों के नाम पढ़ देता हूं जहां जहां पर अभी भी खड़े हैं, क्योंकि इतनी सीटें याद रखना मुश्किल है। प्रेम जी के पास चलते हैं। प्रेम जी, आप बताएंगे या मैं कुछ नाम पढ़ूं एक एक करके? नहीं, बताइए आप। कैसे? चित्रा सरवारा की तो सरवारा नहीं है, चित्रा सरवारा निर्दलीय नहीं है। उन्होंने पिछली बार जो मोर्चा बनाया था वो उनकी रजिस्टर्ड पार्टी है, वो उससे चुनाव लड़ रही है। जी, वो मतलब लड़ तो रही है। आज जब इस बारे में दीपेंद्र हुड्डा गए हुए थे अंबाला बागियों को मनाने, तो जब चित्रा सरवारा की बात पूछी गई कि उनसे मिलेंगे या उनसे बात करेंगे, तो इस पर चुप्पी साध गए। ये भी एक इंडिकेटर है, चुप्पी साधना भी पॉलिटिक्स में इंडिकेटर होता है कि जो विनोद जी कह रहे थे कि हो सकता है उन्हें जानकर ही खड़ा किया गया हो एक रणनीति के तहत। तो अभी जो गुला टिकट के ऊपर अभी भी कांग्रेस के 2 बागी हैं, दिल्लूराम बाजीगर और नरेश डांडे। तो ये क्या प्रभाव डाल सकते हैं कुछ? दिल्लूराम जी का नामांकन रद्द हो गया था, शायद आपकी जानकारी में नहीं है। अच्छा।
जी ठीक है, तो अगली सीट जो है कोई आप सबके लिए ओपन है, कोई भी टिप्पणी कर सकता है। जी जी कलायत में अभी भी जो माहौल है वही खिचड़ी वाला बना हुआ है। वही सब 4 कांग्रेस के बागी खड़े हैं, 2 बीजेपी के बागी खड़े हैं और 3 मजबूत पार्टियों के मजबूत कैंडिडेट भी खड़े हैं। तो यहाँ क्या स्थिति रहने वाली है? कुछ 15% वाली स्थिति हो जाएगी क्या? विनोद जी, कलायत में 15% वाली नहीं, 15, 16, 18% वाली जो स्थिति है वो पुंडरी में होती है। पुंडरी में इसलिए होती है कि पुंडरी का कंट्रोल 6 बड़े गांवों के हाथ में है जी। तो 6 बड़े गांव, अगर हर 10 गांव के साथ एक बड़ा गांव लग जाता है और वहां से कैंडिडेट है तो वो 15-16% पे पहुंच जाता है। इसलिए पुंडरी का, वो बड़े गांव इतने बड़े गांव हैं कि आप उनका साइज नाप लो तो 10 से 60 हजार वोट तो उन्हीं गांवों का ही है। 33% से ऊपर वोट तो 6 बड़े गांवों का है टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो खिचड़ी जो है वो पुंडरी से बनती है, लेकिन कलायत में खिचड़ी नहीं बनेगी। पर कलायत में आप गारंटी से नहीं कह सकते कि यहाँ कौन जीतेगा? कांग्रेस ही जीतेगी। नहीं, पहले यहाँ पे झाड़ू ने लीड किया है काफी वोटों से लोकसभा चुनाव में, उससे ये इंडिकेशन गया था कि भी ये सीट एंटी बीजेपी जा सकती है, कांग्रेस को जाएगी। एंटी बीजेपी लड़ाई तो कांग्रेस ही है। लेकिन अब इतने सारे लोग और इंपॉर्टेंट लोगों के खड़े होने से एक बार यहाँ थोड़ा सा मामला घिचमिच हो गया है। और दूसरा जो अपना जयप्रकाश जी ने एक इश्यू उठा दिया, एक महिला के बारे में कोई टिप्पणी कर दी, तो उससे भी थोड़ा अभी चुनाव को सेटल होने में 5-7 दिन लग जाएंगे। वो धार तो महिला धार तो देखो। जी जी बोलिए आप। देखो धार तो इस सीट पे धार तो बनेगी किसी ना किसी पार्टी के पक्ष में ही, क्योंकि इसका कल्चर बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट वाला है नहीं। लेकिन अभी बनेगी किसके हक में, ये थोड़ा अभी कंफ्यूजन है। दरअसल जिस महिला के बारे में कहा गया था वो ढुल समुदाय की थी और वो हैं भी महिला, अनीता ढुल खड़ी हैं और वहां पर ढुल जो खाप है उसकी कई सारी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने वो नहीं सुने, मैंने वो सुनिए, मैंने वो बाइट सुनी है। उन्होंने किसी ढोल को टारगेट नहीं किया। नहीं जी नहीं, उन्होंने ये कहा कि कोई भी लिपस्टिक बिंदी लगा के नेता थोड़ा बन जाता है। अगर लिपस्टिक बिंदी लगाने से कोई नेता बनता होता तो मैं खुद भी लगा लेता। लेकिन इसको एक इंडिकेटर के रूप में ये माना जाता है कि ये पूरे महिला समुदाय के लिए अच्छी बात नहीं है। लिपस्टिक बिंदी तो हम महिलाओं का एक सम्मान पत्र है। कोई भी तो हिंदू धर्म महिला का नहीं हाँ, कोई भी महिला जब इश्यू है, जब कोई भी महिला घर से लिपस्टिक बिंदी लगा के बाहर निकलती है तो उसका हम ये मानते हैं कि भी तैयार होकर किसी फंक्शन में, सरकारी नौकरी में या किसी कार्यक्रम के लिए अलर्ट होके जा रही है। और हमारे परिवारों में खुद पुश किया जाता है, जो महिलाएं नहीं लगाती उनको कहा जाता है भी आप इससे नर्वस क्यों रहते हो, आप लगाओ, अपना तैयार श्यार होकर रहा करो। तो ये अच्छी बात नहीं है ये कहना किसी भी, मतलब पूरे वीमेन, मतलब एक तरह से पूरी कम्युनिटी के बारे में, वीमेन कम्युनिटी के बारे में कहा गया है। तो ये इसकी कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। पर ये कहना कि ये ढोल को टारगेट की, ढोल को कहा गया, ढोल का नाम लिया, ढोल का नाम नहीं लिया, इशारा उसी की तरफ था। इस पे जो स्पष्टीकरण दिया है जयप्रकाश जी ने, वो शायद आपने नहीं सुना। उन्होंने कहा कि मैंने एक व्यक्ति के लिए कहा था जो चिकना चुपड़ा है। उन्होंने महिला का नाम, ये इस पे स्पष्टीकरण भी दिया उन्होंने। और संकेत वो आप समझ सकते हैं कैथल के एक बड़े नेता की। और सर राजनीति में बिटवीन द लाइंस पढ़ा जाता है। अब ये देखिए, पुरुष नहीं लगाते हैं और लिपस्टिक पुरुष नहीं लगाते हैं, ये तो एक एडवांटेज उनको देने वाली बात है। खैर नहीं, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि मैंने किसी के विरुद्ध। और आपने कहा कि ढोल, वहां एक ढोल प्रत्याशी अभी मैदान में है और एक ढोल प्रत्याशी का टिकट कटने के बाद वो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं और रहूंगी। परंतु उस टिप्पणी के विरुद्ध आज भी श्वेता ढोल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दूसरी जो ढोल है वो अनीता ढोल है बड़सीकरी की, जो अभी भी मैदान में है बतौर प्रत्याशी। देखिए, सुनिए देखो, जयप्रकाश जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है वो बिल्कुल झूठा स्पष्टीकरण है।
वो एक तरह से फेस सेविंग है, उसमें कोई दम नहीं है। देखो उन्होंने क्या टारगेट किया है, मतलब लिपस्टिक बिंदी लफ्ज क्यों यूज किया, क्योंकि श्वेता ढुल राहुल गांधी की न्याय यात्रा में बहुत ज्यादा सक्रिय थी। अगर अभी तो वो ब्रेक लगा दिया, अगर रिपोर्टर तेज होता तो वो शायद जयप्रकाश से ये भी कहलवा देता कि राहुल गांधी के साथ घूमने से टिकट थोड़ा मिला करती है। जयप्रकाश तो ऐसे ही है ना, ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन वो बच गया, वो रिपोर्टर थोड़ा तेज नहीं था, तेज होता तो वो उनसे ये भी कहलवा देता। टारगेट ये था कि ये न्याय यात्रा में घूमने वाली लिपस्टिक बिंदी लगाने वाली लेडी कोई ज्यादा मतलब नेता नहीं बन जाती। ये जो स्पष्टीकरण दिया गया है ये गलत दिया गया है, इसको मतलब एक तरह से लीपापोती कह सकते हो आप। लीपापोती हुई है, लीपापोती हुई है। जी हाँ जी जी जी। चलिए अगली सीट की चर्चा कर लेते हैं। मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, कोई भी टिप्पणी कर सकता है, समय हमारे पास अभी 10 मिनट का है। अगली जो सीट है वो है असंध, जहां जिले राम जो बीजेपी के बागी हैं वो अभी भी मैदान में डटे हुए हैं, बहुत मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं। ग्राउंड इज ओपन फॉर एवरीबॉडी सर, कोई तो अपने आप पिक कर लीजिए इसको। देखिए आपको पता है वहां का असंध के बारे में, ये सही है कि कहीं ना कहीं वहां जो प्रभावी प्रत्याशी हैं उनमें उनका नाम आता है जी। वो 14 एक बार विधायक बन चुके 9 में। और जी विनोद जी कुछ कहना चाह रहे थे। जननायक जनता पार्टी उस समय क्या थी, वो जनहित कांग्रेस थी शायद, जी उसके विधायक बने थे। उसका डिटेल लेनी पड़ेगी। जी विनोद जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जो कुलदीप बिश्नोई जी की पार्टी थी उसके विधायक थे। जी देखिए 11 मार्च को प्रधानमंत्री की यात्रा, हरियाणा यात्रा से पहले जिलेराम शर्मा को फटाफट में शामिल किया गया, क्योंकि हमारे पास तो ये खबर नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी को तो पता था ना कि कल जो है वो सत्ता परिवर्तन हमने करना है। अब कम से कम 24 घंटे पहले तो उनको बताया ही गया होगा ना कि सत्ता परिवर्तन करना है और ताज किसको देना है। तो जिलेराम को फटाफट में शामिल किया गया था। फटाफट में शामिल करने का मतलब था कि दोनों तरफ से नेगोशिएशन यस और हुई थी। बीजेपी को ये लगता था कि जिलेराम विनिंग कैंडिडेट है, जबकि बहुत लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत की कि इनके ऊपर मुकदमे थे, ये था वो था। वो सारे क्लियर करने के बाद उनको शामिल किया गया था और वो विनिंग कैंडिडेट के हिसाब से शामिल किया गया था। और ये सोच के किया गया था कि सामने जो कांग्रेस का कैंडिडेट है शमशेर सिंह गोगी, वो अभी वीक नहीं हुआ है। मैं आज भी इस बात को कहता हूं कि शमशेर सिंह गोगी अनपॉपुलर नहीं है, वीक नहीं है। तो एक बड़े तगड़े कैंडिडेट से लड़ाई लड़ने के लिए जिलेराम शर्मा बीजेपी की परफेक्ट चॉइस थी। पर होता क्या है कि जब सीटों की मैपिंग होती है तब कई बार किसी अच्छे आदमी की टिकट भी कट जाती है। अब सीटों की जब मैपिंग हुई तो बीजेपी को लगा कि यार हमको राजपूतों को जितनी सीटें देनी चाहिए थी वो हम दे नहीं पाए, तो उनका जिला अध्यक्ष भी राजपूत है, वो नंबर 2 पे बीजेपी की चॉइस था। ऐसा नहीं कि वो चॉइस नहीं था, ऐसे चेपी गई है टिकट, वो नंबर 2 पे चॉइस था। तो नंबर 1 पे काट के नंबर 2 को वो टिकट दे दी गई। पर मेरे को ऐसा लगता है कि जिलेराम की टिकट काटने से बीजेपी के चुनाव को उतनी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी और गोगी का रास्ता थोड़ा इजी हो जाएगा चुनाव लड़ना। जी अगली सीट है पानीपत रूरल, जहां पर कांग्रेस के बागी हैं विजय जैन, वो मैदान में खड़े हैं। बाकी तो बीजेपी के महिपाल ढांडा, सचिन कुंडू कांग्रेस के ये हैं ही, और बागी के रूप में विजय जैन है कांग्रेस के। ये क्या प्रभाव डाल पाएंगे प्रेम जी? बहुत प्रभावी हैं, बहुत प्रभावी रहेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी आप जिनके नाम पढ़ रहे हैं बहुत प्रभावी प्रत्याशी हैं। और टिकट में कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को वहां एडजस्ट किया गया है। और पानीपत ग्रामीण का अगर आप देखते हो, पूरा का पूरा पानीपत शहर के चारों तरफ ये विधानसभा क्षेत्र है और इसमें 200 के करीब कॉलोनीज हैं जिसमें प्रवासी लोग रहते हैं। और आज के अगर कहें तो सबसे खर्चीली विधानसभा क्षेत्र पानीपत ग्रामीण को आप मान सकते हैं। जी अगली जो सीट है उन पर चर्चा करेंगे विनोद जी से। विनोद जी अगली पानीपत सिटी है,
यहाँ पर दो दो बागी हैं, रोहिता रेवड़ी और हिमांशु गर्ग। आज महिपाल ढांडा जो है रोहिता रेवड़ी के पास गए थे मनाने के लिए कि विड्रॉ करके कांग्रेस को, बीजेपी को सपोर्ट कीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं जिताऊ हूं, मैं तो खड़ी रहूंगी। तो क्या स्थिति बनेगी? दोनों के बागी हैं, देखिए पानीपत बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? नहीं, देखिए नहीं, पानीपत ग्रामीण की सीट पे अगर विजय जैन कांग्रेस के कैंडिडेट होते तो महिपाल ढांडा रोहिता रेवड़ी के घर नहीं बैठे होते, अपने इलाके में घूम रहे होते। आज वो पार्टी के दूसरे क्षेत्रों के लिए काम कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि उनको कंफर्ट लेवल मिल गया जी। जो कांग्रेस ने टिकट दिया यूथ कोटे के नाम पे, दैट इज ए कंफर्ट लेवल टू महिपाल ढांडा। अब आ जाइए पानीपत सिटी का एनालिसिस कर लेते हैं। पानीपत सिटी में कांग्रेस और बीजेपी में अंतर बहुत है। आप देखिए मनोहर लाल खट्टर जी लड़े तो जीत करनाल से, और सबसे ज्यादा मार्जिन आया उनको पानीपत विधानसभा से, 58,000 या 59,000 के करीब सबसे ज्यादा मार्जिन आया। रोहिता रेवड़ी अगर बीजेपी की टिकट पे होती तो भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी, कांग्रेस की टिकट पे होती तो भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी, क्योंकि उनकी जो पाकिस्तान से माइग्रेट हुई बिरादरी है उसका पानीपत में वोट बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं, वोट बहुत। लेकिन अब क्या होगा, रोहिता रेवड़ी के खड़े होने से कुछ ऐसा वोट है जैसे माइनॉरिटी का वोट है, वो सीधा कांग्रेस को जाता है, वो वोट डिवाइड हो जाएगा। उस वोट के डिवाइड होने से बीजेपी को यहाँ कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर रोहिता रेवड़ी जितने वोट लेती है, आप उसको 50-50 कर लीजिए, 50% वो कांग्रेस के कोटे से लेके आएगी और 50% वोट वो बीजेपी के कोटे से लेके आएगी। अगर कांग्रेस का कोटा घटता है तो बीजेपी का मार्जिन यहाँ बढ़ जाता है। तो प्रमोद विज का यहाँ से निकलना ज्यादा श्योर लग रहा है मेरे को, कोई इश्यू लग नहीं रहा जी। तो अगली सीट जो इम्पोर्टेंट दिखती है वो है समालखा की। वहां रविंदर मछरोली इंडिपेंडेंट के रूप में खड़े हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? प्रेम जी, आप पहली टिप्पणी कीजिए। देखिए, रविंदर मछरोली भी विधायक रहे, निर्दलीय विधायक पहले भी बने थे वो, और उनको प्रभावी प्रत्याशी तो माना ही जाएगा, क्योंकि दोनों टिकट एक समाज के पास है। और मैं समझता हूं कि इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग जो रविंदर का वोट बैंक है वो बहुत निर्णायक भूमिका में रहेगा जी। अगर कोई और, क्योंकि पूरे प्रत्याशियों की अगर आप सूची देखेंगे तो उससे ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के प्रत्याशी भी बहुत मजबूत हैं। कांग्रेस को यहाँ एज है अभी तक भी, क्योंकि धर्म सिंह कहीं ना कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत करीबी हैं, परंतु जो मनोहर बढ़ाना है उनके पिताजी भी 2 बार इस क्षेत्र से विधायक रहे हैं, और उनका एक रिकॉर्ड ये भी है कि वो कहीं भी जाके चुनाव लड़ लेते हैं। इस परिवार का रिकॉर्ड ये बना हुआ है, और कहीं उनका जो आर्थिक स्थिति है वो भी हरियाणा के चुने लोगों में आती है। तो आर्थिक स्थिति तो सबकी ठीक है। धर्म सिंह चौकर पर 400 करोड़ का ईडी का केस चल रहा है। नहीं, केस चल रहा है, वो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने की निशानी नहीं है, वो कमजोर होने की निशानी है। वो लोगों का आप उस केस से अगर जोड़ते हो तो वो मजबूत होने की स्थिति नहीं कही जा सकती। जब आप एफिडेविट सबमिट हो, समय के करीब पहुंच रहे हैं, तो इसको थोड़ा फिनिश कीजिए। अगर आप असेट्स की बात करते हो तो कांग्रेस के प्रत्याशी जो सोना से हैं वो रिचेस्ट हैं जी। असेट्स पे अगर आप आएंगे तो ये वाली जो मछरोली सीट है, यहाँ पर 3 तरफा टफ फाइट होगी। सावित्री, सुनिए, राजनीति में आपकी नेटवर्थ कितनी है, कितना माल आपके पास है, ये महत्व नहीं करता। आपको माल लगाना आता है कि नहीं आता, ये मैटर करता है। आप 5,000 करोड़ रुपए घर में लेके बैठे रहो, उसका क्या, आम आदमी को उसका क्या है? बाजार में आपका पैसा आया या नहीं आया, और आया तो किस तरीके से आया, और सही जगह पे लगा के नहीं लगा। पैसे का इंपॉर्टेंस इस चीज से है। अब कई जगह कैंडिडेट क्या गलती करते हैं, जो वोट उनको आना होता है वहीं पे पैसे लगा देते हैं। भाई पैसे तो वहां लगाने चाहिए ना, जो वोट आपके एंटी जा रहा है
तो 1 के 2 हो गए अगर आप पैसों से वोट लेते हो। हालांकि मैं इसकी वकालत नहीं करता, पर जो नियम है। अब आप बात कर लो अपना समालखा की। समालखा को ना गुजर सीट के नाम से जाना जाता है जी, क्योंकि जो जैसे डेजिग्नेट हो जाती है ना कि यार ये सीट तो भाई यहाँ तो गुज्जर ज्यादा है, गुज्जर की सीट होनी चाहिए, जैसे ये ठीक जगाधरी है जैसे, हाँ हाँ होता है। लेकिन इसमें है क्या कि जो समालखा का गुज्जर है ना, वो बड़े लड्डू वाले गुज्जर को लेके ज्यादा आकर्षित होता है। यानी बड़े लड्डू का मतलब ये है कि खर्च करने वाला और अमीर गुज्जर हो और हैसियत, राजनीतिक हैसियत रखता हो। धर्मपाल छोकर भी राजनीतिक हैसियत रखते थे क्योंकि हुड्डा के करीब थे, इसीलिए जीतते रहे। लेकिन इस बार थोड़ी सिचुएशन थोड़ी इसलिए है कि देखो एक आदमी के पीछे ईडी पड़ जाए और चक्कर पड़ जाए तो आदमी देखो मनोवैज्ञानिक रूप से तो कमजोर होता ही है। बाहर बेशक कितना ही कह दे शेर शेर शेर, पर अंदर से तो मामला थोड़ा हिल जाता है। और सामने आ गया करतार सिंह वडाना का लड़का, वो भी यंग कैंडिडेट। तो चुनाव तो टेढ़ा है समालखा का, लेकिन अगर रविंदर मछरौली यहाँ अपने पूरे वोट ले गया गिन के जी, तो यहाँ बीजेपी निकलेगी। अगर रविंदर मछरौली कमजोर पड़ गया तो फिर यहाँ कांग्रेस निकलेगी, छोकर साहब निकल जाएंगे। ये ऐसे फंसी हुई सीट है जी। तो दर्शकों आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां अभी भी 3 कोणियां नामांकन वापस लेने के बाद भी ज्यादातर लोगों ने नामांकन वापस लिया नहीं है। सिर्फ 2-2, 4-4 नेताओं को कोई गिनवा लें तो गिनवा लें। आगे क्या स्थिति? हिसार का आपने जिक्र नहीं किया। हिसार में भी तो बहुत प्रभावित होने वाला है चुनाव। नहीं, अभी तो बहुत हैं। अभी तो सीटों पे मैं सीट नंबर 27 पे आया हूँ। नहीं, हमारे पास समय, कल कर लेंगे चर्चा, कल कर लेंगे सर। समय समाप्त हो गया है, मैं इसलिए इसको क्लोज कर रहा हूँ। नहीं तो अभी बहुत नाम है, गुड़गांवा का नाम है, बहुत सारे नाम है, बादशाहपुर का भी नाम आता है, उसमें सब तरह के नाम आते हैं। बहुत जगह पर अभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, फरीदाबाद जिले में तो काफी सारे हैं। तो उन सब की चर्चा करेंगे, हिसार की भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज का समय यही हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम आगे बढ़े। कल फिर चर्चा करेंगे, नए मुद्दे भी लेकर आएंगे और कितने लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है ये भी अच्छी तरह से एक नजर हो जाएगी। लेकिन अभी तक ज्यादातर लोगों ने जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे उन्होंने अपने नाम वापस नहीं लिए हैं। 2-2, 4-4 192 हो चुका है ऑफिशियल फिगर अभी। हाँ, 192 का हो चुका। तो वो देखने पड़ेंगे नए हमारे बढ़ता जाएगा अभी जब तक अपलोड नहीं हो जाते पूरे 90 के 90 जी, 90 असेंबली में अपलोड होने के बाद एक्चुअल नंबर आएगा जी। तो हम कल फिर मिलेंगे इन्हीं मुद्दों के साथ, इसी चर्चा के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। हमारे कार्यक्रम को लाइक कीजिए, आप सब जुड़े, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ये भी निवेदन है। आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। सभी मेहमानों का भी धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय पर, जरूर जुड़िए। नमस्कार। नमस्कार।